नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम आज फिर से हाजिर हैं। हम बताएंगे आपको कि जेडीयू ने अपने 11 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी। अमूमन हर दिन ऐसा वाकया होता है या ऐसे सवाल लाए जाते हैं जिस वजह से नीतीश सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है कि यूपी समेत अन्य 4 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। खबर की शुरुआत जेडीयू से करेंगे। बिहार में 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। स्थानीय प्राधिकार, जो विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार से जो चुनाव होता है, उसके तहत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। कल से यानी कि 9 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए बीजेपी के बीच सीटों को लेकर समझौता तो कुछ समय पहले हो गया था, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान जेडीयू की तरफ से किया गया है। जेडीयू ने आज अपने 11 कैंडिडेट के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने आज 11 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट, कौन कौन से कैंडिडेट इस बार के चुनावी मैदान में होंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उसके तहत पटना से वाल्मीकि सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। वाल्मीकि सिंह 2015 में जो चुनाव हुए थे विधान परिषद के, इसमें वे रीतलाल यादव से चुनाव हार गए थे। नालंदा से रीना देवी, ये सिटिंग कैंडिडेट हैं जेडीयू के। पिछली दफे यानी कि 2015 में वे चुनाव जीती थी। वहां से गया, जहानाबाद और अरवल को मिला करके एक गया सीट जो है, वहां से मनोरमा देवी भी मतलब 2015 में चुनाव ये जीत चुकी हैं और एक बार फिर से जेडीयू ने इन पर विश्वास जताया है। नवादा से सलमान रागिब, इन्हें फिर से रिपीट किया जा रहा है। भोजपुर एवं बक्सर से राधा चरण शाह या राधा चरण सेठ। बता दें आपको कि राधा चरण सेठ आरजेडी से 2015 में चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में करीब साल भर पहले वे जेडीयू में शामिल हो गए। एक साथ 5 विधान पार्षद जेडीयू में शामिल हुए थे, करीब 2 साल हुए। उसमें से राधा चरण शाह भी थे। अब जेडीयू ने एक बार उन्हें बक्सर, भोजपुर से उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश कुमार सिंह लगातार तीसरी दफे यहां से चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी शिवहर से रेखा कुमारी को टिकट दिया गया है, जबकि मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा से संजय प्रसाद भी पहले आरजेडी के विधान पार्षद थे, लेकिन राधा चरण सेठ के साथ ही ये भी जेडीयू में शामिल हो गए थे। भागलपुर एवं बांका से विजय कुमार सिंह और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह कुछ समय पहले तक लोजपा में थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने पाला बदल करके इस आस में कि जेडीयू वहां से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी स्थानीय प्राधिकार के तहत, तो वे इसी लोभ से जेडीयू में शामिल हुए थे और आखिरकार जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बना भी दिया है। तो 11 सीटों पर जेडीयू की तरफ से आज आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब ये लोग कल से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कल से लेकर के 16 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया है। हम आपको उसका भी विवरण बता देते हैं कि 9 से 16 मार्च तक नामांकन, 17 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, 21 मार्च तक उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जा सकेंगे, 4 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और 7 अप्रैल को मतगणना। यानी कि 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं विधान परिषद के, इसको लेकर के जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जिन तारीखों का ऐलान किया गया है कि कब से कब तक नामांकन होगा, नाम वापसी की तारीख कब है, वोटिंग कब होगा और काउंटिंग कब होगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो आज जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि पहले जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर के कैंडिडेट का भी नाम ऐलान करते थे, लेकिन आज दोनों की तरफ से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान अलग किया और बीजेपी की तरफ से अलग।
तो ये स्थिति है। दूसरी खबर की हम चर्चा करेंगे कि आज फिर से बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के यानी कि जेडीयू कोटे के मंत्री की काफी किरकिरी हुई। आज निशाने पर थे मद्य निषेध मंत्री सह और निबंधन विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार। एक बार फिर से बीजेपी के विधायकों ने ही सवालों की बौछार कर दी। ध्यानाकर्षण के माध्यम से विजय जो पूर्णिया के विधायक हैं विजय कुमार खेमका, उनकी तरफ से सवाल यह लाया गया कि बिहार में लगातार इस तरीके की शिकायत मिल रही है कि जो निबंधन पदाधिकारी होते हैं, जो अनुमंडल या जिला मुख्यालयों में तैनात होते हैं, वे निबंधन पदाधिकारी मिली भगत कर जमीन की प्रकृति को बदल देते हैं। यानी कि जो जमीन व्यावसायिक है उसे आवासीय करार दे देते हैं, जो आवासीय भूमि है उसको खेतिहर बना करके या दो फसला बना करके उसके इस वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। जो टैक्स खेतिहर का है उससे कई गुना अधिक व्यावसायिक का होता है या फिर आवासीय का होता है। लेकिन पैसा बचाने के लिए, राजस्व चोरी करने के लिए जो पार्टी है, जो क्रेता है, उन क्रेता से मिलकर के निबंधन पदाधिकारी जमीन का जो प्रकृति है उस प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। कई इस तरीके के मामले हैं और सरकार को हर साल करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है। बीजेपी के विधायक के इस सवाल के बाद कई अन्य विधायक भी उनके साथ हो गए। राजद के भी कई विधायकों ने कहा कि हाँ, यह सही बात है और निबंधन पदाधिकारी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कहा कि जो क्रेता हैं और जो विक्रेता हैं दोनों से शपथ पत्र लिया जाए कि हाँ, यह जमीन जिस कैटेगरी की है, यानी कि खेतिहर है या फिर दो फसला है या फिर व्यावसायिक है या आवासीय है, इसके बारे में शपथ पत्र के माध्यम से यह बताएं कि हाँ, हम इसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर वे लोग अगर इसके बाद भी कोई गड़बड़ी होती है तो निश्चित तौर पर वे तमाम लोग फंसेंगे। सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और इस नियम में बदलाव करने की जरूरत है। सदन में जवाब देने उठे निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरीके की शिकायत मिलती है कि जो जमीन बिकने वाली होती है उस जमीन की प्रकृति से, यानी कि जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से छेड़छाड़ किया जाता है। कई शिकायत मिली है। उन्होंने बाजाप्ता उदाहरण के तौर पर बताया कि 2021-22 में 5500 इस तरीके के शिकायत विभाग को मिले। विभाग ने उसकी जांच कराई और प्रमंडलीय जो निबंधन के अधिकारी होते हैं, एआईजी जो होते हैं, उन लोगों से जांच कराई गई और वसूली भी इसमें हुई है। जो राजस्व की चोरी हुई थी उसमें करीब करीब एक वित्तीय वर्ष में 33 करोड़ के आसपास राजस्व की वसूली भी हुई है। और साथ ही इस आरोप में कि आप सरकार का राजस्व चोरी करने या सरकार के राजस्व को कम आंकने को लेकर के बिहार के कुल 9 निबंधन पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही भी संचालित है। तो यूं कहें कि मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, इस तरीके की गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जब मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ, इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, इसके बाद कई विधायकों ने सवाल किया कि जब आप गड़बड़ी मान रहे हैं तो क्यों नहीं इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार प्रावधान करे और जो वर्तमान नियम है उस नियम में बदलाव करे। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने भी इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्री जी, आप पूरे मामले को दिखवाइए, क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है और सिर्फ निबंधन पदाधिकारी के जिम्मे उनके कंधे पर ही दे दिया जाता है कि आप ही जमीन उसके जांच करें और जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर उसका निबंधन करें। तो सिर्फ एक अधिकारी के कंधे पर देने की वजह से इस तरीके की शिकायत आ रही है। आप इस मामले में विस्तृत समीक्षा करिए और रिपोर्ट लेकर के सदन में बताइए। आप चलते सत्र में इसके बारे में जानकारी दीजिए। यानी कि स्पीकर ने संज्ञान लिया और किसी तरीके से मंत्री को बचाया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंत्री जी को घेर लिया, उनकी काफी किरकिरी हुई और सरकार की पोल भी खुल गई कि किस तरीके से निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार है। बीजेपी विधायक विजय खेमका ने यहां तक कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्णिया में हाल ही में वहां के निबंधन पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी हुई, करोड़ों की संपत्ति का पता चला। इसके बाद भी वो निबंधन पदाधिकारी आज भी अपने पद पर
बना हुआ है, सरकार ने उसे हटाया नहीं है। यानी कि बीजेपी के विधायक ने सरकार की नीयत और मंशा की पूरी पोल खोलकर रख दी और कहा जिस अफसर के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति का पता चलता हो, 15 या 1 महीना बीतने के बाद भी वैसे अधिकारियों को उसी पद पर रखा जाता है, तो यह समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरीके की शासन व्यवस्था चल रही है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी है कि यूपी में बीजेपी का पूरा पत्ता साफ होने वाला है। गोवा से लेकर उत्तराखंड, पंजाब में बीजेपी कहीं दिखने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने आज राजद प्रदेश कार्यालय में कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब होने वाली है, योगी सरकार जाने वाली है और जो हवा है, जिस तरीके से वहां की सरकार में लोगों में नाराजगी थी योगी सरकार को लेकर के, अब वो स्थिति आ गई है। बस अब 2 दिन का समय बचा हुआ है। उन्होंने ऐलान किया और आह्वान भी किया कि तमाम लोग सचेत रहें, क्योंकि बिहार में वो स्थिति हो चुकी है। हमारे 11-12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जानबूझ करके हराया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रशासन की मिलीभगत से हराया गया है, उन्होंने कोर्ट का शरण लिया है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं या अन्य जो लोग हैं, उनको सचेत करते हैं कि आप सावधान रहिए, क्योंकि बिहार में इस तरीके की घटना हो चुकी है। ऐसे में आप सचेत रहेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में तो चोर दरवाजे की सरकार है, यूपी में ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाने वाली है, बल्कि उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में भी कहा कि पंजाब में तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, गोवा, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। भले ही टीवी में यह दिखाया जा रहा हो कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में थी, उसी को आधार बना करके वोट भी की है और अब 10 तारीख को इस पर मुहर लग जाएगी। सबका जो स्थिति है, जिस तरीके की हवा फैलाई गई, सारे हवाओं को वहां की जनता नकार दी है और अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है। तो बिहार की ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।